हेलो व्यूअर्स। तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया आज टेस्ट मैच का। प्रैक्टिकली जो टेस्ट मैच का दूसरा दिन था और आज न्यूजीलैंड ने 180 पे 3 विकेट से अपना आगे खेलना शुरू किया और सिराज भाई साहब ने पहली बॉल पे ही चौका खाया रचिन रविंद्रा से। मतलब अब बार बार देखिए ये कहने में मतलब कहना ही पड़ता है कि यार ये लोग क्या बाहर से प्रैक्टिस करके नहीं आते। पहली बॉल ही उसके ओवर पिच उसके पैर पे दे दी, चौका खा लिया। तो हमको शुरू से पता चल गया था कि आज क्या होने वाला है मैच में। हालांकि मैच में जो दिन में जो हुआ वो तो इस बात का पूरा पूरा मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आज का पूरा दिन बैटिंग के लिए था। इंडिया ने भी बैटिंग की, न्यूजीलैंड ने भी बैटिंग की, लेकिन क्या बैटिंग की न्यूजीलैंड ने। इंडिया ने बाद में जो किया सो किया। आज का तीसरा दिन जो मतलब वो तो कल दोपहर से ही हमको समझ में आ गया था जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट है। और लेकिन किस तरह से इंडिया ने आज किया है शुरुआत आप देखिए। मैं पहली बात तो मैं ये बताऊं, इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना जिसमें इंडिया इतनी गंदी तरीके से परफॉर्म करती है, ये हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये चैनल की गंदगी साफ करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें जो कुछ व्यूअर्स आ जाते हैं ना जो बिल्कुल ही जिनको मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ प्लेयर्स की वो वर्शिप करने के लिए आते हैं, तो उनको बड़ा धक्का लगता है यहाँ आके। जब कल के मैच की जो एनालिसिस हमने की है तो ऑब्वियसली उसके बाद 2-3 लोग तो पता नहीं उल्टे सीधे मैसेज लिख रहे हैं कि अरे ये क्या है और क्या नहीं, अभी इंडिया ऐसा करेगी वैसा करेगी। अरे भैया जो करेगी सो करेगी। 46 पे ऑल आउट तो हुई ना इंडिया, तो उसकी एनालिसिस तो वैसे ही होगी ना कि जो 46 पे ऑल आउट होने के वाली टीम की होनी चाहिए। अब आपको भला लगे या बुरा लगे, सब लोगों ने गंदी बैटिंग की। तो उसके बाद आप मतलब इनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये बस प्लेयर्स की तारीफ करते रहो। अब 46 पे ऑल आउट होने वाली टीम में से मैं किस बल्लेबाज की तारीफ कर दूं, आप ही लोग बताइए। मुझे मतलब बड़ी खुशी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग काफी मैच्योर हैं जिनको इंडिया की चिंता होती है। तो खैर चलिए, अब शुरुआत इन्होंने की। रचिन ने पहली बॉल पे ही दिया घुमा के चौका, तो हमको समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। उसके पहले हम बात करें, कल रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में लोग बाग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह, रोहित शर्मा ने अपनी गलती मान ली। रोहित शर्मा देखिए कप्तान होके, कप्तान मैच के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा आया और रोहित शर्मा ने कहा कि ये मेरी गलती है, मैंने पिच गलत रीड कर ली। अरे भैया, पिच गलत रीड कर ली नहीं बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था कि मुझे पिच रीड करना आता ही नहीं है, आगे से कभी नहीं जाऊंगा पिच रीड करने। ये क्यों नहीं बोला? गलती तो सबको, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि तुम्हारी गलती थी। उसके बाद कह रहा है प्रेस वालों से, जो प्रेस रिपोर्टर्स आए हुए थे, कि हाँ अब आप तलवारें निकालो और चलाओ। तो मालूम था कि जूते तो पड़ने ही हैं, पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो इसके अलावा और क्या बोल सकते हो। हाँ, छुप जाते आप पीछे से, किसी और को भेज देते, मॉर्नी मॉर्कल को भेज देते या और गौतम गंभीर को भेज देते, तो उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला था। और तुम आ गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई यार। उसके बाद प्रेस रिपोर्टर से आप देखिए कह रहा है कि आप लोग भी तो ऑफिस में पूरे 365 दिन अच्छा काम नहीं करते हैं, कभी कभी तो आपसे भी गलती होती है। यार भैया, गलती होती है, गलती होती है का मतलब ऐसा थोड़ी कि ऑफिस की बिल्डिंग ही गिरा के पटक दोगे आप। इस तरह की गलती तो बर्दाश्त नहीं होती ना। अरे आप ऑफिस में ले जाके कीचड़ भरी बाल्टी फैला दोगे तो बॉस आपकी पूजा करेगा क्या? ये तो कल आपने तो यही किया था ना, आपने ऑफिस में जाके कीचड़ फैला दिया पूरा। अब उसके बाद अभी तक संभाल रहे हो उसको। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भैया ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन अच्छा ही काम करना पड़ता होता है, करना होता है। और दूसरी बात, गलती जो है आपकी, उसकी ग्रेविटी को जज किया जाता है। आपने किस तरह की गलती की है। इस तरह की गलती आप करोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, 1 सेकंड में रास्ता दिखा दिया जाएगा ऑफिस के बाहर का कि कल से शक्ल मत दिखाना इधर आके। बोल रहे हैं कि मैं तो पिच गलत रीड कर ली। पिच तुम हमेशा ही गलत रीड करते हो, टीम हमेशा ही गलत खिलाते हो, उल्टी सीधी। खैर चलिए, उसके बाद जो शुरू हुए ये लोग, तो रचिन रविंद्र ने तो मार मार के भूसा भर दिया, जैसा कि हम लोगों को कल लग ही रहा था जो होने वाला है। अब आज 180 पे 3 विकेट से जब शुरू हुआ, पहला इनका देखिए, पहला तो इन लोगों ने जल्दी विकेट ले लिया। ठीक है, वो कौन था उसके साथ खेल रहा था रचिन रविंद्रा के साथ? डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, उसको बुमराह ने, ये सिराज ने आउट कर दिया। हालांकि सिराज ने आज भरपूर पिटाई खाई है,
भरपूर पिटाई खाई, लेकिन वो बाद में, पहले तो इनको विकेट मिल गया, ठीक है। पहला विकेट 180 के बाद इनका कब गिरा, जब 180 से खेलना शुरू किया, 193 पे डैरिल मिचेल आउट हो गया। उसके बाद टॉम ब्लेंडन लगे हाथ ही आउट हो गया, आते साथ ही उसको बुमराह ने आउट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आया ग्लेन फिलिप्स। तो जडेजा और कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा और कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब आप देखिए हमारे चेरकोट अश्विन कुमार, आज सारी पीएचडी धरी रह गई। क्या रीजन है कि जडेजा और कुलदीप यादव तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अश्विन ने 5 ओवर में 48 रन ठुकवाए हैं अपने आज। इसकी बॉलिंग एनालिसिस देखिए आप, इसने क्या किया है, अश्विन ने 16 ओवर में 94 रन दिए इसने, नालायक ने। जब चेन्नई में तुम्हारे हेल्पफुल विकेट थी तो अपने घर बार समेत बीवी बच्चों को लेके आ गया स्टेडियम में, सबको रिश्तेदारों को ले आया, है ना, और मैन ऑफ द सीरीज का लड्डू भी खा लिया। आज क्या हुआ, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, पैर पे, लेग स्टंप के बाहर, सब पे चौके और छक्के खाए हैं। क्या धुलाई की है अश्विन की। आज कहां चली गई सारी तुम्हारी ड्रिफ्ट, कहां गई तुम्हारी अंडर कट, और कहां गई पीएचडी की थ्योरी। इससे पूछे कोई अश्विन से, लेकिन कोई नाम नहीं। और जब इसको हेल्पफुल विकेट मिल जाएगा और अभी कभी 5-7 विकेट ले लेगा तो अरे अश्विन इज द बॉलर। क्या यार, किस तरह के लोग हैं ये लोग, आपस में मिलजुल के एक दूसरे की चमचागिरी करने में लगे रहते, कमेंटेटर्स भी, एक्सपर्ट्स भी, और बस सारे के सारे अश्विन ऐसा और अश्विन वैसा। 16 ओवर में 94 रन पिटवाए, 5.87 की स्कोरिंग रेट से। धुलाई हुई है इसकी अश्विन की। इसको ले जा रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया, इसके भरोसे हम खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया में जाके इसको आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी क्या करेगा यार ये, बताइए, हद कर दी। क्या मारा है उन लोगों ने यार, सऊदी ने। सोचिए इन लोगों का मतलब ब्लंडेल आउट हुआ, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आते साथ ही आउट हो गया, वो तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाया, वो जडेजा ने उसको भी आउट कर दिया। उसके बाद मैट हेनरी भी आउट हो गया, जडेजा ने उसको भी निपटा दिया। उसके बाद लेकिन ये जो 233 पे सऊदी आया है बैटिंग करने, सऊदी और सचिन रविंद्र ने क्या धुलाई की है, क्या धुलाई की है। और उसके बाद मुझे अफसोस की बात तो ये है कि रोहित शर्मा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में। रोहित शर्मा ने कैच टपकाया, रोहित शर्मा ने ओवर थ्रो का चौका फेंका, मतलब यार इतनी बुरी तरह। पहले सेशन में 31 ओवर्स में 165 रन ठोके उन लोगों ने, न्यूजीलैंड ने, जिसमें कि सऊदी और सचिन रविंद्र ने कितनी भयानक पार्टनरशिप की है यार। इनका 233 पे मैट हेनरी आउट हुआ, उसके बाद अगला जो विकेट गिरा है सऊदी का वो 370 पे गिरा है, मतलब 137 की पार्टनरशिप कर दी इन लोगों ने। कितनी भयानक पिटाई की है यार, मतलब टीम सऊदी, जहां हम ये सोच रहे थे कि अब 7 विकेट हो गए 233 पे, अब मैक्सिमम ये लोग अगर बनाएंगे तो 300 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे। 300 रन पे ऑल आउट हो जाते तो कुल मिला के 250 की वो होती, लेकिन वो तो देखिए आउट होने का नाम ही नहीं। वो तो एहसान है टीम सऊदी का जो आउट हो गया। वो सिराज को तो क्या आगे बढ़ के छक्के मारे उसने। आज सिराज की गाली कहाँ गई, आज किधर गई डीएसपी वाली गालियां जो दे रहा था कल ये डेवन कॉनवे को, आज औकात बता के रख दी ना उसने बराबर। सऊदी ने ठोके छक्के, इसको आगे बढ़ के छक्के मारे, इसकी शक्ल देखने लायक थी नालायक की। और इसके भरोसे इसको, अरे यार इसकी जगह आकाशदीप को क्यों नहीं खिलाया यार, समझ में नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद हर मैच में हम यही कहते हैं कि इंडिया जो पहली पारी में इनकी बैंड बजी रहती है, दूसरी पारी में ये अच्छा खेलते हैं। भैया अब तो तुम कैचअप गेम ही खेल रहे हो। तुम्हारे घर में मतलब न्यूजीलैंड ने 356 रन की लीड बना दी यार, हद हो गई पागलों की तरह यार। 402 रन तक हम देखते रहे कि क्या धुलाई हो रही है इनकी, और इनको क्लूलेस थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा था, ना रोहित शर्मा को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करूं मैं, ना बॉलर्स को कुछ समझ में आ रहा है, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया। उसने भी क्या, देखिए जसप्रीत बुमराह ने 41 रन देके 1 विकेट लिया है 19 ओवर्स में। एक वही था जिसने रन्स कुछ कम दिए हैं, बाकी सब तो बिल्कुल मंदिर के प्रसाद की तरह बट रहे थे आज। को जो आ रहा है वो पीट रहा है, जो आ रहा है वो पीट रहा है। कैसी यार, मतलब हम लोगों को तो
मुझे तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया। अब पता नहीं व्यूअर्स आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूं इंडियन टीम के लिए। हालांकि मैं कहता जरूर हूं कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये कभी भी इस तरह का गंदा गेम पेश कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी हम कभी ये उम्मीद तो नहीं करते ना कि इंडियन टीम का ऐसा हाल हो जाएगा। हम इनको कितना ही क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते कि ये लोग जल्दी आउट हो जाए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए। हालांकि हमको पता है कि ये हो जाएंगे, क्योंकि इनके बस का है नहीं, ना इनका मन लग रहा है कुछ आजकल खेलने में। 356 रन की लीड एक विजिटर टीम आके आपको दे दे पहली पारी में यार, मतलब इससे ज्यादा शर्म की कुछ बात हो सकती है। लेकिन जनता ऐसी है कि इसके बाद अगर किसी तरह से मैच ड्रॉ हो जाएगा, वाह 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 वाह। और कहीं खुदा ना खास्ता अगर इंडियन टीम जीत जाए, क्योंकि देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इंडियन टीम अभी भी जीत सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड को चौथी पारी में बैटिंग करनी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पहली पारी में किया वो सब अनडन हो जाएगा। आपने अपने आप को बहुत भयानक मुसीबत में डाला है इस तरह की बैटिंग, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बैटिंग पहले करके कितना कबाड़ा किया आपने अपना। उसके बाद अब आप बिल्कुल वाइप आउट करने में लगे हुए, अपनी जो गंदगी आपने की थी सफाई कर रहे हो उसकी। सोचिए आप किस तरह, जसप्रीत बुमराह 41 रन 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 84 रन 2 विकेट्स, अश्विन 94 रन 1 विकेट, कुलदीप यादव 99 फॉर 3 और जडेजा 72 फॉर 3। इन दोनों ने कुछ की है बॉलिंग यार। बाकी हमारा सबसे टॉप स्पिनर तो बस बातें करवा लो उससे, अभी भी इंटरव्यू दे देगा तो कह देगा मैं तो यूं पीएचडी शू पीएचडी, फलाना ड्रिफ्ट ढिकाना अंडरकट बॉल का और ऐसा और वैसा, और वहां फेंक रहा शॉर्ट पिच बॉल, लेग स्टंप पे, फुल टॉस, सब पे छक्के खाए, सब पे छक्के खाए इसने यार। इसका इंटरव्यू सुन लो, इसका चैनल सुन लो जाके, वहां जाके ज्ञान बांट रहा है बेवकूफों की तरह। उसके बाद इंडिया की बैटिंग शुरू हुई 356। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 356 का वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टू ऑर्डर होता है। लेकिन फिर भी ये था कि बैटिंग विकेट तो है। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। जब न्यूजीलैंड के पुछल्ले बैट्समैन अगर सऊदी जैसे, अगर मतलब सऊदी तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो तो एहसान है उसका जो आउट हो गया। सिराज ने तो कुछ तो भी लेग स्पिन टाइप की बॉल फेंक दी थी, कुछ भी यूं छक्का खाने के बाद उसको तो समझ में आ नहीं रहा था कुछ। वो तो आ गया था सऊदी फ्लो में, चला दिया बल्ला उसने। और 8वें नंबर के 9वें नंबर के बैट्समैन से आप क्या उम्मीद करोगे? उसने जो आपकी छाती पे मूंग दली है वो कुछ काम है क्या? 70 रन बनाए यार सऊदी ने, मतलब आपने सऊदी से 70 रन बनवाए हैं, बताइए आप। 65 रन बनाए उसने, 5 चौके और 4 छक्के। मतलब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती है इंडियन टीम की, इंडियन बॉलर्स की। सऊदी इनसे आउट नहीं हो रहा था, रचिन रविंद्र तो बहुत दूर की बात है। रचिन रविंद्र भी जो आउट हुआ है वो ही वॉज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, दैट इज वाई ही गॉट आउट। अदरवाइज वो तो आउट होता ही नहीं। सऊदी ने अगर थोड़ा सा अकलमंदी से काम किया होता तो ये तो आज 600 रन ठोकते, कर देते इनका कबाड़ा। 400 तो वैसे ही बना दिए इन लोगों ने। उसके बाद 356 रन की जो लीड के बाद इंडिया ने बैटिंग शुरू की, तो देखिए गुस्सा तो हमको बहुत आ रहा था, सब कुछ फ्रस्ट्रेशन सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंसोलेशन ये था कि बैटिंग विकेट है। जब न्यूजीलैंड के सारे बैट्समैन कभी किसी परेशानी में नहीं नजर आ रहे थे, रचिन रविंद्रा जितनी बढ़िया खेल रहा था, सऊदी ने जैसे ठुकाई की इनकी, तो मतलब साफ साफ था कि बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया माहौल है, करना चाहिए। और इन लोगों ने किया भी। मतलब ये लोग खेलते रहे 72 रन तक, 72 रन बना दिए इन लोगों ने, और वो भी 17 ओवर में 72 रन बनाए। लेकिन फिर अब यशस्वी जायसवाल से आप क्या उम्मीद करोगे यार? यंग लड़का है। मुझे आज भी ये लगता है कि आज मैं इस सिचुएशन में हूं ये कहने की कि यशस्वी जायसवाल टेक्निकली इज द मोस्ट सॉलिड बैट्समैन इन दिस इंडियन टीम। और आप ये समझ लीजिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये T20 में भी बढ़िया खेलता है, वनडे में तो खैर इसको मौका नहीं मिलता है, लेकिन T20 में भी खेलता है, टेस्ट मैच में भी खेलता है ये। और जिस तरह से इसने बांग्लादेश के अगेंस्ट जब इंडिया की हालत खराब हुई थी तब ये टिका रहा था। पहली पारी में जिस तरह से इसने 63 बॉल्स तक बैटिंग की थी जिन कंडीशंस में, उसको देख के लगता है कि इसकी टेक्निक सबसे ज्यादा बढ़िया है। बाकी कोई बल्लेबाज 10 बॉल से ज्यादा नहीं खेल पाया। सबसे ज्यादा शायद ऋषभ पंत ने खेली थी, उसके बाद 20 बॉलें पहली पारी में। तो टेक्निक सबसे ज्यादा बढ़िया यशस्वी जायसवाल की है। लेकिन आज
इसको लग रहा था कि आज तो दिख गई बैटिंग विकेट, मारने बढ़ गया और एजाज पटेल की बॉल पे स्टंप आउट हो गया। एक्चुअली आज इंडियन ओपनर्स को ही आउट नहीं होना चाहिए था। आप ये बात बताइए, जब न्यूजीलैंड का 8वां नंबर का पेयर अगर आउट नहीं हो रहा है, वो 140 रन जोड़ सकते हैं 8वें विकेट की पार्टनरशिप में, तो इंडियन ओपनर्स को क्यों आउट होना चाहिए था? लेकिन यशस्वी जायसवाल आउट हुआ और उसके बाद रासा रोहित शर्मा भी आउट हो गया। अब देखिए बैट्समैन, देखिए व्यूअर्स, मैंने कल ही कहा था आप लोगों से कि मैं आपको बता रहा हूं ये विराट कोहली से भी रन नहीं बनेंगे आज, दूसरी पारी में भी नहीं बनेंगे। और प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, विराट कोहली ने जो 70 रन बनाए हैं आज, ये विराट कोहली ने कोई बहुत रन नहीं बना दिए हैं। विराट कोहली को आउट क्यों होना चाहिए था आज? जब टीम सऊदी 65 बना सकता है तो विराट कोहली 70 रन बना के आउट होगा उसी विकेट के ऊपर उसी दिन। तो फिर रन कैसे? विराट कोहली को 250 रन क्यों नहीं बनाना चाहिए? जब जितना बड़ा तुम्हारा नाम है, तुमको आउट ही नहीं होना चाहिए था इस विकेट के ऊपर। इस विकेट में ऐसा क्या हो रहा था? ना तो बॉल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना उल्टी सीधी हो रही है, सीधी सीधी बॉल बल्ले के ऊपर आ रही है। सरफराज ने दिखाया ना तुमको बैटिंग करके, सरफराज तो आउट नहीं हुआ, विराट कोहली कैसे आउट हो गया? उसके पहले रोहित शर्मा मार पीट के अच्छा खासा खेल रहे हो, और उसके बाद जिस तरह से ये आउट हुआ, सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, ये तो बड़ा अनयूजुअल डिसमिसल है। भाई साहब, डिसमिसल अनयूजुअल जरूर है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, वो एजाज पटेल की आपने बॉल देखी, वो कितने ज्यादा रिवॉल्यूशंस दे रहा है उसके ऊपर। जब रिवॉल्यूशंस दे रहा है, आपने 70 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, आपको मालूम नहीं है कि जब आप सॉफ्ट हैंड से अगर डिफेंड करोगे, ये सिंपल फिजिक्स का प्रिंसिपल है यार। लेकिन प्रॉब्लम ये, फिजिक्स की बात इनसे करे कौन? ये 10वीं फेल तो लोग हैं ये लोग, इनने फिजिक्स पढ़ी कौन सी है अपनी लाइफ में? इनको कौन समझाएगा ये कि भैया जब रिवॉल्यूशंस दिए आपने तो बॉल एक मोमेंटम के साथ जा रही है, आपने सॉफ्ट बल्ले से अगर डिफेंड किया है तो बॉल नीचे गिरने के बाद फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे जाएगी, तो आपको फिर भी तैयार रहना है कि बॉल विकेट में ना चली जाए लुढ़क के। अगर आपने हार्ड हैंड से डिफेंड किया होता तो बॉल सीधी सामने चली जाती। आपने जब डेड बल्ले से डिफेंड किया है तो बॉल नीचे गिर के आगे ही जाएगी विकेट की तरफ, स्टंप्स की तरफ। वही हुआ, बोल्ड हो गए। उसके बाद कह रहे हैं बड़ा अनयूजुअल डिसमिसल है। अरे तुमने देखे नहीं कितने रेवोल्यूशंस दे रहा था वो? जब इतने रेवोल्यूशंस देगा तो बॉल तो टप्पा खा के शूट करेगी आगे। लेकिन इनको कौन समझाए? पढ़े लिखे हो तो इनको समझ में आए। बड़ा अनयूजुअल डिसमिसल है ये, कोई अनयूजुअल डिसमिसल नहीं है। और ना तुमको इतनी अवेयरनेस है कि भैया विकेट बचाना है तुमको। इस विकेट के ऊपर तुम आउट होके चले गए, टीम की कर दी ऐसी तैसी, फेर दी टीम की। पहला 72 पे गिरा नालायक, दूसरा 95 पे रोहित शर्मा आउट हो गया। मुझे कोई सिंपैथी नहीं है रोहित शर्मा से। आपको मालूम होना चाहिए, जब स्पिनर बॉल कर रहा है एक टॉप स्पिनर की तरह इतने रिवॉल्यूशंस दे के फेंक रहा है तो बॉल जाएगी ही आगे। और आप डेड बल्ले से आप डिफेंड कर रहे हो, आपने हार्ड बल्ले से नहीं किया है डिफेंड। क्या समझ रहे हो यार? किसको नहीं समझ में आती है ये बात? हाँ, नहीं समझ में आती तो इंडियन प्लेयर्स को ही नहीं समझ में आती है। उसके बाद आप देखिए सरफराज और विराट कोहली आए। मुझे तो उम्मीद थी कि भैया ये इन लोगों को आउट नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से खेला इन्होंने इस तरह से ही खेलना था। इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। इस विकेट पे जब न्यूजीलैंड वाले ऐसा खेल सकते हैं तो इंडियंस अपने घर पे क्यों नहीं खेल सकते? वो तो सरफराज ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, और बहुत अच्छा हुआ भैया कि कोहली ने आज घुस के खेलने की कोशिश नहीं की डर के मारे। हालांकि 15-20 रन के ऊपर बोल्ड होते होते बच गया कोहली आज एजाज पटेल की बॉल पे, जो इसको लेग स्टंप पे दिखी, उसमें घुमाया बल्ला, वो तो आई नहीं, बल्ले में पैड में लगी और बिल्कुल स्टंप्स को छूते हुए निकल गई। व्यूअर्स, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप जरा वो जाके रिप्ले देख लेना मैच का। उस टाइम आउट होते होते बचा। उसके बाद 53 रन पे एजाज पटेल की ही बॉल पे ये फिर से कैच छोड़ गया, नहीं सॉरी, ग्लेन फिलिप्स की बॉल पे एजाज पटेल ने कैच छोड़ दिया स्लिप में इसका। वो एजाज पटेल झुक ही नहीं पाया 53 रन पे। ये 2 बार आउट होते होते बचा। उसके बाद फाइनली 70 पे तो आउट ही हो गया। मैं अब एक बात बताइए आप व्यूअर्स, लास्ट ओवर चल रहा है, दिन का लास्ट ओवर। आपने सारी तिकड़म लगा लगू के, सरफराज ने इतना दिमाग लगाया अपना, उसने अपने ग्लव्स बदले, सब कुछ किया, ये इंश्योर किया कि बस वो जो चल रहा है ग्लेन फिलिप्स का वही लास्ट ओवर हो जाए, उसके बाद दूसरा नहीं हो।
यार आपको बस वही ओवर निकालना था। उसमें भी एक तो आप वो एक डेंजरस सेकंड रन लेने की जो दौड़ पड़े उसमें बच गया, सेकंड लास्ट बॉल पे आउट होते होते, सेकंड नहीं थर्ड लास्ट बॉल मतलब फोर्थ बॉल के ऊपर इसने डबल लिया। उसके बाद पांचवी बॉल किसी तरह जैसे तैसे डिफेंड कर दी। भैया दुनिया में सारे बल्लेबाजों को पता है जब दिन की आखिरी बॉल है जो फील्डिंग टीम है वो डेस्परेट है कि उसको किसी तरह से एक विकेट चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त हो गई है, इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई के बीच में। दूसरा विकेट 95 पे गिरा, उसके बाद आपकी 150 रन की कितनी 231 प्लस 95 तो 136 की पार्टनरशिप हो गई आपकी तीसरे विकेट के लिए। टोटल 231 का स्कोर हो गया है। उस टाइम लास्ट बॉल आपको खेलना है और अगर ऑफ स्टंप के जरा सा भी बाहर है अगर बॉल तो आपको बल्ले से क्यों खेलना है। पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को यह बात पता है कि पैड लगा देना है, उधर बल्ला पीछे रखो और पैड लगा दो, ये दिखाने की कोशिश करो कि मैं बैट से खेलने की कोशिश कर रहा हूं और बाहर पैड और ऑफ स्टंप के बाहर अगर वैसे भी उसकी बॉल स्पिन ज्यादा नहीं हो रही ग्लेन फिलिप्स की, आपको बल्ले से खेलने की जरूरत क्या है। 116 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर किसी बल्लेबाज को यह बात समझ में नहीं आती है कि मुझे लास्ट बॉल बैट से क्यों खेलनी है, स्पिनर की पैड नहीं लगा सकता वो भी जो कि स्टंप के बिल्कुल बाहर है, तो ये ऐसे बल्लेबाज को मैं क्या कहूं और मैं इसको क्या समझाऊं, इसमें कितनी अकल है खेलने की। बेवकूफों की तरह खेलने का क्या मतलब है। हो गया ना कॉट बिहाइंड आखिरी बॉल पे, और उसके बाद रोहित शर्मा भी दुखी हो रहा है, खुद भी सड़ा सा मुंह लेके चला गया बाहर। विराट कोहली के लिए मैंने कहा था, कल ही मैं कह रहा था कि विराट कोहली से देखना रन नहीं बनेंगे दूसरी पारी में। अब आप लोगों में से एक बात बताइए मुझे, कितने लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की। इस विकेट के ऊपर विराट कोहली के 70 रन बहुत अच्छे रन है। जहां टीम सऊदी 65 रन ठोक के गया है, जहां रचिन रविंद्रा ही तुमसे आउट हो नहीं रहा था 130 रन बनाने के बाद, जहां डेवन कॉनवे ने तुम्हारी ऐसी तैसी फेर के रख दी 90 रन बना के, वहां विराट कोहली के 70 रन से आप खुश हो जाओगे। इसके बाद कहोगे कि वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है या वर्ल्ड के टॉप लीडिंग बैट्समैन में से है ये। क्यों नहीं विराट कोहली को 190 रन बनाने चाहिए थे आज के मैच में। अगर इस विकेट पे नहीं बनाओगे तो कहां बनाओगे तुम। लोग कहेंगे कि नहीं विराट कोहली ने तो रन बनाए हैं, आपको तो उसको क्रिटिसाइज करना है। ये रन 70 रन मुझे चाहिए ही नहीं विराट कोहली से। ये 70 रन तो सरफराज ने भी बनाए, वो तो चौथा ही टेस्ट मैच खेल रहा है अपना। तो इसमें विराट कोहली का कौन सा बड़ा क्रेडिट है। अगर आप टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन हो तो आपको खड़ा होना चाहिए था वहां, आपको इतनी अकल होनी चाहिए थी। जो मोहम्मद इसने किया सरफराज अहमद ने जो काम किया है कि जो वो वहां पे जाके अपना वो टाइम वेस्ट करने के लिए अपने ग्लव्स चेंज कर लिए, हेलमेट निकाल लिया, उसने इंश्योर कर दिया कि बस ये लास्ट ओवर होगा आज का। तुमको इतनी समझ नहीं है कि मुझे बैट से नहीं खेलनी है बॉल, पैड लगा दो, बॉल बाहर जा रही है तो बैट क्यों लगाना है। और बैट लगाना है तो फिर आउट मत हो यार, क्या है यार। अब बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गई थी इंडिया, 231 फॉर 2 था, चले जाते ये दोनों के दोनों, कल आके कुछ करते। अभी कल भी विकेट में कोई बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, कल भी बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट है। इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था इसको टर्न अराउंड करने का। अभी कोहली के आउट होने के बाद भी कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अब आगे जो आएगा वो बैट्समैन नया बैट्समैन आएगा, और नया बैट्समैन कौन आएगा हमको बहुत अच्छी तरह पता है। या तो आएगा ऋषभ पंत, नहीं तो आएगा केएल राहुल। अब ऋषभ पंत का तो ठीक है, जैसा खेल है वैसा खेल है, लेकिन केएल राहुल का कोई भरोसा नहीं है। केएल राहुल इज डाउन एंड आउट विद कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या होगा, ये खतरनाक बात है। लेकिन अगर वो थोड़ा जम गया तो कल का दिन भी इनके लिए बैटिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये लोग कल टी तक खेले, अब इनके पास मौका है, 125 रन की लीड बाकी है न्यूजीलैंड की। लंच तक खेलते हुए ये लोग विकेट ना गिराएं या ज्यादा से ज्यादा एक विकेट और गिरे, और अगर ये लोग ये लीड वाइप ऑफ कर सकते हैं तो फिर इनके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर 5-6 विकेट हाथ में रहते हुए ये लोग 150, 170, 200 तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। लेकिन जिस तरह से गेम आजकल चलता है कोई बड़ी बात नहीं है। आप कल के दिन में भी अगर 300 रन बना दो तो आप 200 रन की लीड ले सकते हो, बहुत आसानी से ले सकते हो। तो फिर उस केस में आपके जीतने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि फिर तो अब स्पिनर्स आपके, फिर तो चेरकोट अश्विन को कुछ करना चाहिए ना यार। कब अब नहीं करेगा 5वें दिन तो कब करेगा। बाकी ये नहीं करेगा तो जड्डू और ये तो करेंगे ना, कुलदीप यादव। तो आई एम स्टिल होपफुल। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है, मुझे हमेशा डर ये लगता है, ये कुछ ना कुछ बेवकूफी, बेहूदगी, नालायकी कुछ ना कुछ ये जरूर करते हैं, जैसा आज विराट कोहली ने किया। अच्छा खासा
नॉट आउट जा सकता था, लेकिन नहीं, आउट होके चला गया बाहर। बस उसके बाद सड़ा मुंह बनाने से क्या फायदा है यार, वो सब हमको मत दिखाओ, बेकार की। सारे न्यूजीलैंड के बॉलर्स बिल्कुल हताश हो गए थे, बिल्कुल हताश थे, उनको वैसा ही करना चाहिए था आप। लेकिन विराट कोहली के आउट होने की वजह से क्या हुआ, वो लोग बिल्कुल एकदम एंथुजियास्टिक हो गए होंगे कि बस अब तो कल देख लेंगे। अगर यही नॉट आउट गए होते तो वो लोग पूरे डिप्रेशन में रात निकालते अपनी, उनको रात को नींद ही नहीं आती कि अब क्या होगा, क्योंकि उनको भी डर है अगर इंडिया के बैट्समैन जम गए और कहीं 150 रन की लीड दे दी तो इनको मुसीबत हो सकती है। हमने अपने हाथ से कई बार मौके निकाले हैं, मुझे प्रॉब्लम इसी बात से है, ये लोग एंड टाइम पे ढंग से नहीं खेलते हैं, ना दिमाग का इस्तेमाल करते। तो टीम सऊदी ने जो किया, टीम सऊदी ने जायसवाल ने बनाए 52 बॉल्स में 35, रोहित शर्मा ने बनाए 63 बॉल्स में 52, विराट कोहली 102 बॉल में 70 और सरफराज खान 78 बॉल्स में 70। सरफराज खान ने 7 चौके और 3 छक्के मारे, कोहली ने भी 8 चौके और 1 छक्का मारा, लेकिन आउट नहीं होना चाहिए था कोहली को। उसके बाद इन लोगों की टीम सऊदी ने 22 रन दिए 7 ओवर में, कोई विकेट नहीं मिला। मैट हेनरी की पिटाई हुई 11 ओवर्स 52 रन्स, और ओरके की भी पिटाई हो गई 11 ओवर 48 रन। एजाज पटेल ने 70 रन देके 2 विकेट लिए, हालांकि उसकी पिटाई हुई 6 के रेट से पिटाई हुई। ग्लेन फिलिप्स को फालतू में विकेट दे दिया इन लोगों ने, 36 रन देके 1 विकेट उसने लिया। अब ये हाल है कि आज तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और 125 रन की लीड बाकी है और इंडिया के पास 7 विकेट है और न्यूजीलैंड की दूसरी पूरी पारी बाकी है। अब ये 125 रन किस तरह से पूरे करेंगे, क्योंकि देखिए इन लोगों का मुझे डर हमेशा ये लगता है कि कब इनके 2-3 विकेट एक साथ गिर जाएंगे और फिर ये एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे और हम अपना सर पटक रहे होंगे, ये मुझे डर लगता है इन लोगों से। तो आप बताइए व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, किस तरह का गेम हुआ आज और क्या पॉसिबिलिटी है। और अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो आपको नहीं समझ में आया कि सुबह तो इन लोगों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, जैसे कि बिल्कुल न्यूजीलैंड इनको गाइड कर रही है और ये लोग कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं उनकी उंगलियों पे। अपने होम कंडीशंस में इस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही एक्सपेक्टेड है। तो अब बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि कल कुछ कर पाएंगे ये लोग, कुछ लीड वीड चढ़ा पाएंगे न्यूजीलैंड के ऊपर या ढेर हो जाएंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू व्यूअर्स। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।